29 अक्टूबर है आज और आज जो है वो वर्ल्ड स्ट्रोक प्रिवेंशन डे के तौर पे मनाया जाता है, यानी फालिज से बचाव और आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोनिया कि हम इस चीज़ को भी अवेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये जिस तरह हम कहते हैं ना डायबिटीज़ एक साइलेंट जी, किलर है, इसी तरह बहुत सारे फालिज की जो अलामात है ना वो वैसी हैं कि जो बिल्कुल नॉर्मल हैं। जी। पता नहीं अगर लगता कि नहीं हो पता क्या रहा लगता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है। और इसके लिए जिस तरह से डिफरेंट अमराज के हवाले से कैंपेन्स रन की जाती हैं, तो फालिज के लिए भी डिफरेंट कैंपेन्स रन की जाती अब हैं। इसमें ना, अब जैसे आपको बैठे हुए हैं, आपको सर चकरा रहा है एंड यू थिंक यार ये तो बस सर चकरा रहा है मेरा, नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल है। लोग लेते तो हैं इस तरह इसको। की और कौन सी जो है वो अलामात होते हैं? बोलने में मुश्किलात एक तो आना शुरू हो जाती हैं, आपके जो हाथ हैं वो सॉर्ट ऑफ आपको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो और कौन से अलामात हैं पाकिस्तान में, इसकी सिचुएशन क्या है? सिम्टम्स की तो हमने बात की, लेकिन कॉजेज़ क्या होते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं विच लीड्स यू टू द स्ट्रोक, और हम किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में, इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर उबैद खानज़ादा साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान में। क्या इफ़ यू कैन गाइड मी, क्या रेशियो है इसका जो लोगों को होता है फालिज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको रेशो बताने से पहले ये बताता चलूँ कि फालिज होता क्या है। जी। आज इस दिन के तौर पे हमें लोगों को मैसेज है ना, फालिज होता क्या है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग इसको एक मिथ समझते हैं। मतलब लोग फालिज को फालिज समझते नहीं, वो समझते हैं दिमाग की बीमारी है, सॉरी दिल की बीमारी है। लोग समझते हैं किसी असाबी कमजोरी की बीमारी है, वो दिमाग के डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। वो इलाज किससे करवाते हैं? पीरी मुरीदी से। जो आपके हाँ उसे ये एक वो बहुत बड़ा जब बचपन मसला है। सुनते पीलिया झड़वा दिया तो जी। फालिज को झड़वाने जा रहे हैं वो। तो ये तमाम चीज़ें। फालिज होता क्या है कि एक ट्यूब होती है। एक ट्यूब की आपको मिसाल लेता हूं। दिमागी शरेयानें हमारी जो होती हैं एक ट्यूब की तरह है। ठीक अब है। अगर मुझे ट्यूब को ख़राब करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं उसको बंद कर दूँ या मैं उसको फाड़ दूँ। अगर दिमाग का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, दिमागी शरेयानें फट जाएंगी, जी। खून जमा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज। ये एक किस्म है। दूसरी किस्म क्या होती है कि दिल की खराबी की वजह से या ये दिमाग को ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंचे तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लॉट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई दिमागी शरियानों में, उसको हम कहते हैं स्कीमिक स्ट्रोक। तो ये दूसरी किस्म है। दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। तो लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि जब ये फालिज जो अलामत होती हैं, अगर ये ब्रेन हेमरेज हुआ है या स्कीमिक स्ट्रोक जो भी हुआ है, रिकवर वाला फालिज हुआ है या शरियान फटने वाला फालिज हुआ है, इन दोनों की जो अलामत आती है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक होता है फास्ट, FAST फास्ट। उसमें होता है एफ, फास्ट का मतलब एफ से माउथ, यानी कि उसका माउथ डिविएट हो रहा है, मुंह का सडन ऑनसेट, अचानक से टेढ़ा हो जाना, और कोई भी हाथ पाँव का काम नहीं करना, अचानक से आपकी स्पीच मुतासिर हो जाना। डॉक्टर साहब ये मेरे वालिद साहब हैं, रात को बिल्कुल सही सोए थे, सुबह फजर के लिए उठे तो इनसे बोला नहीं जा रहा, और ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं बोल पा रहे, ये बोल भी रहे तो इनके अल्फाज समझ में नहीं आ रहे। इन सब के साथ साथ ब्लड प्रेशर का हायर साइड पर चलना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये तमाम अलामत खिलाती हैं फालिज की। ये तो वो हैं जो बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊं जी। तो मैंने तो ऐसे भी मरीज देखे कि जिनको हिकअप्स हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। जब मैंने उनको मरीज को चेक किया, उसका मुआयना किया, तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, पता चला बाद में उसको फालिज निकला। ओह, ऑल राइट। अच्छा, हमने लाइव सेशन भी इस वक्त फेसबुक पे ऑन रखा हुआ है, तो आप लोगों के भी जो सवालात हैं, और लाजमी सवालात इसलिए कीजिए क्योंकि इस चीज़ को लाइटली जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना इस चाहिए। वक्त मेरे हाथ में मोबाइल है, तो जो आप सवाल करते जाएंगे प्लीज़। हम डॉक्टर साहब से उसी वक्त आपके जवाब जो है वो लेके देते चले जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अब ये तो आपने बता दी कि ना ये फालिज है क्या। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इसका रेशो क्या है, और अगर तो ज़्यादा है तो उसकी एक वजह ये भी है लैक ऑफ अवेयरनेस के वो पीर के पास चले गए जी ये झाड़ दें फालिज। अच्छा देखें, अगर मैं आपको बता चलूँ कि पाकिस्तान में जो रिसर्च है, जो ये समझ 2023 की रिसर्च थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में डेली कमोबेश 800 से 1000 फालिज के मरीज थे डेली, जिसमें 400 से 300 तो एक्सपायर हो जाते थे। किस वजह से कि फालिज को फालिज समझते ही नहीं है वो लोग। आपको यहाँ पर बता चलूँ कि एक फैसिलिटीज़ होती है जो कि स्कीमिक स्ट्रोक, जो रिकवर्ड वाला फालिज होता है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, अगर 4 या 4.5 घंटे के अंदर मरीज ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे वो फालिज को तोड़ने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, फालिज को काबू करने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको हम TPA कहते हैं, वो 4 से 4.5 घंटे के अंदर लगाया जाता है। अगर कोई भी मरीज बर वक्त हॉस्पिटल पहुंच जाए, ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर उस इंजेक्शन की सहूलत मौजूद है, तो कराची में काफ़ी निजी हॉस्पिटल है जहाँ पर उसकी सहूलत मौजूद है, तो आप ये समझें कि किसी को उससे माजूरी से बचाया जा सकता है।
एक बंदा जिसको फालिज हो जाए आप उसको माजूरी से बचा सकते हैं वो इंजेक्शन लगा के। और अब तो कुछ गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं पंजाब साइड पे, केपी के साइड पे, बलूचिस्तान में, वहाँ पर भी इंजेक्शन लग रहे हैं, जो कि इंजेक्शन मैं समझता हूँ ये इस वक्त जो प्राइवेट में 1.5 से 2 लाख का है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं। ओके अच्छा, हमारे पास सवाल आ रहा है कि अगर किसी को ये सिम्टम्स आ गए कि उसका मुंह टेढ़ा हो रहा है या इसको स्पीच का मसला हो रहा है, तो उसके पास घर से लेके हॉस्पिटल जाने तक का टाइम कितना होता है कि वो सेफली पहुंच के और उसको फिर बचाया जा सकता है इससे? अच्छा देखिए, टाइम अगर उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कितना टाइम होता है, कितना नहीं। इसमें सिर्फ गाइडलाइंस जो हैं, जो रिसर्च बताती है वो यही बताती है कि 4.5 घंटे के अंदर आपको पहुंचना है तो आपको इंजेक्शन लग जाएगा, वो भी उस हॉस्पिटल में जहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद है। अब आप एक ऐसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डिस्पेंसरी में जा रहे हैं, यहाँ पर ये मौजूद ही नहीं है, हाँ। तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा ये होता है कि सबसे पहले फिर आपको क्या कराना पड़ता है, सीटी स्कैन। दुनिया में जो भी चीज़ आपकी बॉडी का सडन ऑनसेट हो रही है, सडन ऑनसेट से मुराद अचानक से मुंह का टेढ़ा हो जाना, अचानक से हाथ पाँव का काम करना छोड़ देना, अचानक से आपकी आवाज़ चली जाए, अचानक से आपको चक्कर आए, कंट्रोल नहीं हो रहे, अचानक से पूरा एक साइड सुन हो गई, डबल नज़र आ रहा है, विजन प्रॉब्लम हो रही, ये जो भी चीज़ अचानक से होती है, जब तक हम उसको टेस्ट नहीं कर लेते, हम उसको प्रूव नहीं कर लेते, ये फालिज है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सडन ऑनसेट जो भी वेस्कुलर इवेंट हो रहा है वो फालिज है। तो डॉक्टर साहब ऐसे कैसे इस तरह की बहुत सारे सिम्टम्स और बीमारियों के भी होते हैं, और ख़ासतौर पर जिन घरानों में बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जहाँ पे वालिदैन हैं, दादा दादी रह रहे हैं या जो भी गार्डियंस रह रहे हैं, सो हम पता कैसे लगाएंगे कि इस वक्त इनको ये जो हो रहा है ये फालिज का अटैक हो सकता है या ब्लड प्रेशर शूट कर गया? किस तरह से हम उसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं? जो मैंने आपको अलामत बताई ना कि हाथ पाँव को सुन हो जाना और चेहरा टेढ़ा हो जाना, आवाज़ में मुतासिर होना, चक्कर, इन सब के साथ ब्लड प्रेशर हर साइड पे होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। बहुत से मरीज खुद मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमारे मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, दिल के डॉक्टर को दिखा दिया, फिजिशियन को दिखा दिया, हाई रहता है? हाँ, ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस हाई रहता है, दवाई खाई या वो फ्लक्चुएट करता है या हाई रहता है? नहीं, हाई और फ्लक्चुएट दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब बदकिस्मती से हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जब प्राइमरी केयर में जाते हैं, देखा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 180 190 जो भी है, वॉट एवर 200, वो क्या करते हैं, जबान नीचे गोली रख देते हैं, बड़ी मशहूर गोली है, नामी गिरामी, जबान नीचे रख दिया, ब्लड प्रेशर का पता चला उसको फालिज था, आपने ब्लड प्रेशर कम कर दिया, डबल फालिज हो गया। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल हमारा कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है इस चीज़ को? इनफैक्ट मैं कहता हूँ सारा गेम ही लाइफ स्टाइल, सारा गेम ही लाइफ स्टाइल का। हम लोग वॉक नहीं करते, शुगर का ध्यान नहीं रखते, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते अपना, और उसके अलावा जंक फूड खाते हैं। आपको पता है कि आपको सोने से पहले रात को 3 घंटे पहले खाना खाना है, मगरिब से बाद या ईशा के बाद आपको एटलीस्ट, अब तो ईशा भी जल्दी हो जाती है 8 बजे, 8 बजे तक खाना खा ले। हमारे यहाँ पे डील शुरू होती है रात के 12 बजे, 10 बजे 11 बजे तो हम बैठना शुरू होते हैं, और वो उसके बाद खाना खा के हम सो जाते हैं। आपको पता है नई रिसर्च के मुताबिक अगर आप हफ्ते में 3 दिन वॉक करें, सिर्फ 20-20 मिनट की, ये मैं गारंटीड कह रहा हूँ, 3 दिन वॉक करें, नई रिसर्च के मुताबिक कोई भी एक दिन लेने, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 20 मिनट की आपने वॉक की, आपने 48% अपने आप को दिमाग के फालिज से बचा लिया। 48% टू मच। तो अगर पूरे वीक ही वॉक की जाए 20 मिनट तो क्या ही बात है, तो 48 तो डबल हो जाएगा। सोचिए, ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक और सवाल है, ये घरेलू टोटकों के हवाले से सवाल है। कहा जाता है जी कि अगर फालिज का अटैक पड़ जाए तो सबसे पहले जो है वो कबूतर लाके और उसको ज़बा करके और उसका खून लगा दें, क्योंकि गर्म होता है तो वो ठीक हो जाता है। अब दिस इज नॉर्म इन पाकिस्तान, डू यू नो दैट? अब इससे मुझे मरीज का तो नहीं पता, मैंने कोई मरीज ठीक होते हुए नहीं देखा, लेकिन ये कबूतर बेचारे कम हो जाएंगे। कबूतर बहुत कम हो जाएंगे, कबूतर बहुत कम हो जाएंगे। इसके ऊपर तो काफी मिथ है फालिज के ऊपर, तो लोग कहते हैं कि आप उसको हवा लगने मत दो। आपको यकीन करें, मैं बलूचिस्तान से एक फैमिली आई थी, उनकी वालिदा को फालिज था, जून का महीना था, अभी जून का महीना, क्योंकि शदीद गर्मी थी, और शदीद गर्मी में वो ब्लैंकेट ओढ़ के आए थे। मैं कहा शायद बलूचिस्तान में सर्दी हो रही होगी, कह रहे नहीं डॉक्टर साहब इनको फालिज हुआ है। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा था इसको हवा लगने मत देना और उसको धूप से बचाना, और शदीद गर्मी में 2 ब्लैंकेट्स ओढ़ के वो कराची में आई थी मुझसे इलाज कराने। और ये डॉक्टर साहब ने कहा था? हाँ, वहाँ के डॉक्टर साहब ने कहा था। कितनी ज़्यादा इस तरह के दिन जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और किस तरीके से? सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे पास एक सवाल और आया है तो मैं चाहूँगी वो कर लूँ कि सिगरेट नोशी जो है वो क्या फालिज की वजह बन सकता है? आपको एक बात, कल ही मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा है कि पाकिस्तान में जो फालिज की सबसे बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर के बाद, वो तंबाकू नोशी है। एक तो उसमें सिगरेट, टोबैको चिविंग, ये गुटखा, छालिया, जो भी चीज़ें मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, आप समझिए होंगे, तो वो टोबैको चिविंग सबसे ज़्यादा मेन कॉज है, और उसका मेन कॉज क्या होता है, ब्रेन हेमरेज कराते हैं ज़्यादा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो मुल्क में कहते हैं अरे यार वैसे भी मरना है, सिगरेट पी के भी मरना है, तंबाकू खा के भी मरना है, एक दिन तो सबने मरना है, तो अब पहले ही आ जाए, पहले ही मजा है, पहले ही वो हो जाए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, नाउ द थिंग इज़ के क्या सिर्फ इस एक बार किसी को खुदा न खासा स्ट्रोक हो जाए
तो वो सिर्फ अब मैनेज ही होगा या फिर कितने चांसेस होते हैं कि वो पूरी तरीके से रिवाइव कर जाए? दो बातों को मैं आपको यहाँ पर जवाब दूंगा। आपने सवाल एक किया है, मैं जवाब को दो दूंगा। एक तो फालिज से बचाव 100% मुमकिन है, ठीक है। अपने शुगर, ब्लड प्रेशर और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके, नंबर 1। नंबर 2, फालिज हो गया, कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, अब हमें नेक्स्ट फालिज की ट्रीटमेंट देनी है। एक तो दिमाग डैमेज हो गया फालिज की वजह से, ठीक है, अब हम जो उसको ट्रीटमेंट देंगे मरीज को, वो अगले फालिज से बचाना है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। उसमें खून पतला करने की गोली, शुगर अगर ज़्यादा है तो शुगर कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है और कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट, और सबसे बढ़कर ये कि फिजियोथेरेपी करानी है और पेशेंट काउंसलिंग करनी है। देखें, अगर किसी पेशेंट को माजूरी हो जाए, उसका हाथ काम नहीं करे, कोई भी एक साथ काम नहीं करे, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में चले जाएगा। जी ट्रू। वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल और आया है कि नेक मूवमेंट अगर कम हो जाए तो क्या इसका भी कोई लिंक है फालिज के साथ? नहीं, नेक मूवमेंट का ऐसा कोई मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जिन साहब ने सवाल किया है उनको शाबाश है, मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने कहाँ से सवाल ढूंढ के लेकर आएंगे। नेक मूवमेंट का इससे ताल्लुक नहीं है, नेक मूवमेंट का जो पेन से ताल्लुक है, उसमें पेन हो सकता है, नर्व की कंप्रेशन हो सकती है, लेकिन फालिज से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं फालिज से होता। कुछ ताल्लुक ओके, नहीं है भाई। अच्छा, अब हमने सिम्टम्स की बात की और उसके बचाव की बात की। इंटरनली एक तो होता है ना कि ब्लड प्रेशर है ये, लेकिन इस सब की एक बहुत बड़ा इशू है द स्ट्रेस। अगर एक शख्स उसको घर का स्ट्रेस है या बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी उसकी तरफ लीड करेगा और उसको मैनेज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा देखिए, स्ट्रेस में क्या होता है कि आपको नींद डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल। जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपको ब्लड प्रेशर हाई साइड पे जाएगा। आप खुद 3 दिन रात को नहीं सोएं, अगले दिन चौथे दिन आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। मैं गारंटीड कह रहा हूँ आपको, स्ट्रेस लिया, आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, आपके ब्लड प्रेशर हाई साइड पे जा रहे हैं, बीपी आपका बढ़ गया, और बीपी ज़्यादा होने की, जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप याद रखिए बॉडी में 4 जगहों को नुकसान पहुँचा सकता है वो। दिमाग में अगर नुकसान पहुँचाएगा तो फालिज होगा, दिल पे नुकसान पहुँचाएगा दिल का अटैक होगा, किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों के अंदर हेमरेज हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह 4 ये हो सकती है, ठीक है। 4 की वजह से ये हमारे 4 ऑर्गन जो है इफेक्टेड हो सकते हैं। तो लिहाजा ये है कि स्ट्रेस को अपने कंट्रोल में रखा जाए, और स्ट्रेस का सबसे अच्छा इलाज जो आजकल हो रहा है, पूरी दुनिया में बताया जा रहा है, वॉक किया जाए। हमारे यहाँ पे लोग टॉक ज़्यादा करते हैं, वॉक कम करते हैं। हाँ, तो उसको थोड़ा उलट करते हैं, हम वॉक ज़्यादा करें, टॉक कम करें, तो इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल और आया है कि जैसे शुगर होता है, फैमिली हिस्ट्री में होती है तो शुगर होने के चांसेस होते हैं, तो अगर इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री में किसी को फालिज वगैरह है, काफ़ी सारे बुजुर्गों को रहा है, एंसेस्टर्स को, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाली जो जनरेशन है तो उसमें भी ये क्या ये पाया जा genetic- सकता है, जेनेटिक जेनेटिक हो सकता है बिल्कुल। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में फालिज की हिस्ट्री है, दिल के अटैक की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, हाइपरटेंसिव की हिस्ट्री है, तो उसमें हम ये करते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन दे देते हैं। फिर वो जो ट्रीटमेंट कहलाती है वो प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती है, मतलब फालिज को होने से हम बचा रहे हैं। फालिज हो गया, अब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, अगले फालिज से बचा रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, वो फीमेल जो कि बच्चों में वक्फे की गोलियाँ खाती हैं, तो उनको भी मैं बार बार कहता हूँ कि उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट फालिज होता है। तो वो क्या करती हैं, गायनी के डॉक्टर से मिली, बच्चों में वक्फा की गोलियां खाई और खाते नहीं। मैंने खुद ऐसी फीमेल्स को देखा जो मेरे क्लिनिक्स पे आती हैं ट्रीटमेंट करवाने, कि वो OCP जिसको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं वो, और वो गायनी की डॉक्टर से टच में रहती है। मैं उनको यहाँ यही मशवरा दूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू और जिम के थ्रू कि खुदाया जब आप ये पिल्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आप दिमाग के डॉक्टर से भी कॉन्टैक्ट करें। लाजमी। ठीक है, सवाल तो सर बहुत है लेकिन टाइम हमारे पास महदूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। तो आपने सुन लिया कि अपनी जो ज़िंदगी वो आपके अपने हाथ में है, उसको सेहतमंद बनाना आपके अपने हाथ में है। और कहते हैं कि जान है तो जहान है। Absolutely. ये बात याद रखिए, अगर ये जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है ना, इसकी हिफाजत कीजिए, इसी में आपकी सोल है। ये बॉडी इज़ अ करियर, ये कैरियर है आपका। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।